नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सभाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री आज भी 3 जगह पर हैं, हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है जिसमें वो वोटों को बीजेपी के लिए न केवल इकट्ठा कर रहे हैं बल्कि जीत को बड़ी कर 80 में से 80 की मुहिम पर अपने आप को लगा हुआ दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 और 2024 के लिए पहली रैली जिस तरह से 2014 में शुरू किया वहीं से 2019 में किया और 2024 के लिए भी अपने विजयी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मेरठ से की। वहां तमाम एनडीए के दल दिखाई दिए, भीड़ थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन के साथ आने वाले अगले चुनाव की बात कर रहे थे, यानी 24 नहीं 29 की भी बातें वहां की जा रही थी। चौधरी चरण सिंह को दिए गए सम्मान के बाद जयंत चौधरी पहली बार एनडीए के साथ मंच पर थे, यानी 2009 के बाद 2009 में जब सबसे बड़ी कामयाबी आरएलडी को मिली थी, जब से वो पार्टी बनी थी, यानी उसके 5 सांसद चुनकर आए थे। 7 सीटों पर लड़े थे और 5 चुनकर आए थे। दोबारा से उस सफलता की उम्मीद में जयंत चौधरी ने अपना नाता एनडीए के साथ जोड़ लिया है। वहां अपना दल की अनुप्रिया पटेल थी, उनके साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी थे, तमाम लोग, चाहे वो सुभाषपा के हों यानी कहने का मतलब ये है कि कल एनडीए ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का न केवल मुजाहिरा किया बल्कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ एक ताल भी ठोकी, लेकिन आपको विपक्ष कहीं जैसे दिख नहीं रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें, इनमें ओवैसी हैं जो अब्बास अंसारी के पास पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से जो संवेदना है वो दी है उस परिवार को। लेकिन लोगों ने ये सवाल उठाया कि रविवार को जब ये तय हुआ कि पीडीए को पीडीएम में बदलना है तो अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल यानी अपना दल कमेरावादी ने ओवैसी की पार्टी के साथ एक गठबंधन किया है। ओवैसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अभी तक 2 रुख आ चुके हैं। इससे पहले लगभग 20-21 मार्च को आपने सुना कि ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी अपने उम्मीदवार उतारेगी और उसके फिर बाद में ओवैसी के पार्टी ने ही ये कहा कि वो ये कह रही है तमाम विपक्षी पार्टियों को कि जाइए और जीत लीजिए, क्योंकि हमको आप बी टीम कहते हैं, हम लड़ते नहीं, जाइए हम वोट नहीं बांटते हैं, आप सीधा लड़िए और चुनाव जीत कर दिखाइए। इस चैलेंज के साथ लगा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के उस मैदान को खाली छोड़ देंगे जिसमें उनको अपने लिए वोटों की सबसे ज़्यादा फसल दिखाई देती है। लेकिन अपना दल कमेरावादी के साथ उन्होंने अपनी थोड़ी सी एक नई रणनीतिक चाल दिखाई है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में 2019 में अपना इस पार्टी ने, ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में नहीं उतारे थे, लेकिन 19 से 24 के बीच में गंगा में काफ़ी पानी बह गया है। लिहाजा राजनीतिक बदलाव के लिए ओवैसी अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए और ख़ास तौर से जैसा उनकी बातों के तंज में होता है, केंद्र जिसके यूपी के मुख्यमंत्री होते हैं, उसी के लिए वो उत्तर प्रदेश आएंगे या नहीं, ये सवाल था। अब पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान, इस नारे के साथ अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ेगी, उसका पैक्ट ओवैसी के साथ है। ये काफ़ी उलझा देने वाली कहानी है, यानी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओवैसी लड़ नहीं रहे हैं लेकिन गठबंधन कर रहे हैं और अपना दल कमेरावादी जो सपा से अभी जिसका गठबंधन टूटा है वो इंडी गठबंधन से बाहर आई है। उससे पहले उसने अपने दल के नाम से विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था, सिरातू से जीती थी और केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बहुत ताकतवर नेता थे, जिनको सिराथू से हराया, लेकिन तब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में इस पूरे राजनीति का क्या मतलब है, और ऐसे समय में जब अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मैदान में लड़ते हुए दिखें लेकिन कहीं लड़ाई में ना हो, वो दिख नहीं रहा है
क्योंकि आप मुरादाबाद में एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जिससे आपका मौजूदा जीता हुआ कैंडिडेट पूरी तरह नाराज है, चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहता, तो दूसरी ओर आप एक ऐसे कैंडिडेट को आजम के विरोध में ले आते हैं रामपुर, जहां यानी ये दोनों वो जीती हुई सीट थी जिसके लिए कहा जाता है कि यहां सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी दिखाई देती। तो ऐसे में आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 80 में से 80 की राजनीति या फिर 80 में से कुछ भी ना ले देने की राजनीति में दूसरे विपक्षी दल लगे हुए हैं। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ विजय उपाध्याय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं लखनऊ से, आप पहले भी परिचित हैं। विजय जी से भी आप इस प्रोग्राम में मिल चुके हैं, बहुत ही करीने से देखते हैं तमाम राजनीति को। अविनाश, पहले तो मैं आपके पास आऊँगा, फिर विजय जी के पास जाऊँगा। ये मुझे राजनीतिक उलटबाजी समझ में नहीं आई कि ओवैसी लड़ भी नहीं रहे हैं और गठबंधन भी है। उधर उन्होंने सबसे ज़्यादा एक लीड भी ली है और उनके आने का असर भी हुआ है, क्योंकि वो पहुंचते हैं मुख्तार अंसारी के घर, इधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से आ जाता है कि धर्मेंद्र यादव मिलने जाएंगे। उससे पहले मिलने जाने का तो अभी नहीं हम लोगों ने सुना था। तो ये है क्या, इसको किस राजनीतिक समीकरण से देखें और आपके पास अभी क्या जानकारी है? धर्मेंद्र यादव के अलावा भी कोई जाने वाला है क्या? देखिए धीरेन्द्र जी, जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक की जो पूरी प्रक्रिया हुई, चूंकि उस दिन भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे, चूंकि उस दिन मैं खुद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मौजूद था। उस दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, जो कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो गए थे। जंगीपुर के जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो थे, और जो जिला यूनिट थी समाजवादी पार्टी की वो वहां पर मौजूद थी। और कहीं ना कहीं माना गया कि अखिलेश यादव के कहने पर ही, चाहे अंबिका चौधरी हो या फिर जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हो, वो गए। लेकिन देखिए, अब इस पर एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हावी होती दिख रही है। और जहां तक सवाल असदुद्दीन ओवैसी का है, तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से वो खुलकर ताल ठोक कर बोलते हैं कि हाँ, मैं मुसलमानों की राजनीति करता हूं। लेकिन समझिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्रिक यूपी में सफल हो जाता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था, लेकिन अधिकतर सीटों पर उनकी जमानत, उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और शायद यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार जैसा करिश्मा उत्तर प्रदेश में होना संभव नहीं है फिलहाल। जो करिश्मा उन्होंने सीमांचल के क्षेत्र में, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो सीमांचल में उनकी पार्टी ने करिश्मा कई सीटों पर किया था, लेकिन फिर भी जो यहाँ के क्षेत्रीय छत्रप हैं, अब उनके सहारे चूंकि उनकी कोशिश, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले जब पल्लवी पटेल गई थी हैदराबाद उनसे मुलाकात करने, और देखिए पल्लवी पटेल एक नया ठिकाना ढूंढ रही हैं। दरअसल है क्या कि जिस तरीके से भले ही पल्लवी पटेल पीडीए और पीडीएम का नारा लेकर आई हैं और बोलती हैं कि हम पिछड़े दलित और मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, भले ही ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक खास वोट बैंक के सहारे, जो वोट बैंक उनके पास है भी नहीं, क्योंकि वोट बैंक वो अनुप्रिया पटेल के पास है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही कहना है कि एक खास वोट बैंक के सहारे वो कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं अखिलेश यादव को, या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जो एक गठबंधन की कवायद शुरू हुई असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के बीच, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि पल्लवी पटेल का जनाधार क्या है, पल्लवी पटेल के पास क्या अपना वोट बैंक है? क्या अगर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ी होती सिराथू से 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो क्या अकेले अपने दम पर अपना दल कमेरावादी के टिकट पर चुनाव जीत पाती? तो देखिए, ये दरअसल क्या है कि एक तरफ जोड़ तोड़ की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं पीडीए में उलझकर जो पूरा विपक्ष है वो कंफ्यूज दिख रहा है। क्योंकि पल्लवी पटेल का ये कहना है कि उन्होंने पीडीए में ए को हटाकर एम इसलिए जोड़ा क्योंकि कभी अखिलेश यादव ए को अल्पसंख्यक बोलते थे, कभी अगड़ा बोलते थे, कभी ऑल बोलते थे, तो इसलिए अब चूंकि पीडीएम पिछड़ा दलित और मुसलमान का नारा वो इसलिए लेकर आई है क्योंकि अब सब कुछ साफ हो गया है। और देखिए, जहां तक सवाल असदुद्दीन ओवैसी का है, तो असदुद्दीन ओवैसी को इतना जरूर पता है कि वो यूपी में कोई कमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ सीटों पर वो समीकरण खराब कर सकते हैं। खास तौर पर देखिए, अगर हम आजमगढ़ सीट की बात करें,
चूंकि आजमगढ़ सीट से अभी कोई वैसा उम्मीदवार नहीं दिख रहा है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में, और देखिए एक होता है कि बल्क में वो वोट ले जाते हैं, ये सच है कि कई ऐसे बूथ होते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का, आपको याद, आपने देखा कि जो निकाय चुनाव हुआ वहां पर मेरठ में किस तरीके से एमआईएम ने जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने या ना लड़ने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ वो नुकसान करेंगे। नुकसान किसको करेंगे? समाजवादी पार्टी को। और जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी के घर जाने को लेकर है, तो समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की ये लाइन हिट होती है, चाहे वो मुख्तार अंसारी के घर जाकर वहां पर सहानुभूति प्रकट करें या फिर जो एक मुस्लिम टैग लाइन है उसको आगे बढ़ाने की वो अगर कोशिश करते हैं, तो उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और उस लकीर से आगे बढ़ने के लिए, चूंकि अब बातचीत ये भी है कि धर्मेंद्र यादव जाएंगे, और हालांकि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनके प्रवक्ता अभी यासिम वकार का एक बयान आया था कि अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर, अगर उनको इतनी भी सहानुभूति है तो उनको खुद जाना चाहिए। तो देखिए इस पर अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो तेज होती दिखेगी, और खास तौर पर जैसे जैसे चुनाव धीरेन्द्र जी पास आएगा, जो मुस्लिम वोट बैंक की जो खींचतान है वो चरम पर पहुंचने वाली है, खास तौर पर इस चुनाव में। जी विजय जी, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ओवैसी की गेम प्लान को किस तरह देखा जाए। वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं और चुनाव में गठबंधन भी कर रहे हैं। इससे पहले वो लगभग 100 के करीब उनके पार्षद चुने जा चुके हैं और 5-6 जगह पर उन्होंने निगम अध्यक्ष भी वो भी जीते हैं उनके, और मेयर के चुनाव में उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस सबसे ज़्यादा पिछाड़ दिया था मेरठ में। तो आपको संभल में बाकायदा जीते ही थे। तो आपको लगता क्या है कि ये गेम प्लान क्या है? वो लड़ भी नहीं रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ओवैसी साहब को अच्छे से अंदाजा हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा क्या है। वो इस बात को महसूस करके ही प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। उन्हें ये पता है कि यूपी की माइनॉरिटी जो है इस बार एकमुश्त होकर कांग्रेस और सपा गठबंधन को वोट देने जा रही है। लेकिन वो अपना वजूद भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पल्लवी पटेल जिनके पास जिनका कभी कोई टेस्ट नहीं हुआ उनके जनाधार का, उनकी पार्टी का, वो उसके साथ उन्होंने गठबंधन करके राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश की है। दरअसल ये एक तरीके का निवेश उन्होंने किया है। इस इन्वेस्टमेंट के सहारे वो आगे विधानसभा चुनाव या भविष्य के लोकसभा चुनाव में अपने लिए गुंजाइश देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तो एनडीए है जिसमें 5 दल हैं, दूसरी तरफ इंडिया है जिसमें 2 दल हैं। इसके अलावा देखिए छोटे छोटे स्प्लिंटर्स ग्रुप बना रहे हैं। एक ग्रुप बन गया एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी का, दूसरा ग्रुप और बनने जा रहा है जिसमें अभी बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद भीम पार्टी वाले रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। देखिए यूपी में जो वोट पैटर्न होगा धीरेन्द्र जी, 90% वोट 2 ब्लॉक में जाए, एनडीए और इंडिया में। और इन 90, ये 2019 में भी यही हुआ था, 90% वोट इन्हीं 2 ब्लॉकों में बटा था, यानी एनडीए वर्सेस जो उसमें महागठबंधन उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश की सियासत अब बड़ी परिपक्व हो चुकी है। यहाँ के जो डायनामिक्स हैं वो अलग तरीके के चेंज हो चुके हैं। सारे पैरामीटर, जो ओल्ड पैरामीटर पे अगर आप चुनाव को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव इस तरह से जा रहा, उस तरह से जा रहा है, लेकिन दरअसल चुनाव की दिशा ही अलग है। एक अजीब किस्म की शांति है इस चुनाव में, और पूरा माहौल एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग सक्रियता दिखा रहे हैं वो केवल अपनी राजनीति को जिंदा बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, या भीम आर्मी के चंद्रशेखर हो, तमाम ऐसे लोग हैं। और ये सब समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी से अलग हुए और अपने अपने ग्रुप्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि जब चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है, तो आप अलायंस बना रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं, तो इसका पब्लिक में मैसेज किस तरह से देंगे? सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में एक लकीर खींची है। एक तरफ भाजपा मोदी योगी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ भाजपा मोदी योगी के खिलाफ वाले लोग हैं, और पूरा आप देखिएगा वोटिंग पैटर्न जो होगा इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द रहेगा। जो जिसके बूथ पे वर्कर अच्छे होंगे, जिनके मतदाताओं में उत्साह ज्यादा होगा, जो अपनी पार्टी या अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जज्बा ज्यादा रख के मैदान में उतरेंगे या मतदान के दिन बूथ पे जाएंगे,
वो ज्यादा वोट करेंगे और इसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हम तो बेहतर स्थिति में हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें केक वॉक जैसी स्थिति है। केक वॉक तो है, लेकिन केक वॉक में जो जरूरी इंग्रेडिएंट है केक बनाने के लिए वो आपको तैयार रखना पड़ेगा। अगर उसमें आप चूक गए तो मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जो लकीर खींची है, सारा चुनाव इसी के इर्द-गिर्द हो रहा है और ओवैसी को बिल्कुल पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। वो उनको अच्छे से एहसास है कि जो डिवीजन हो चुका है, उस डिवीजन में कोई नए डिवीजन की गुंजाइश अब नहीं है। पिछली बार का विधानसभा की तरफ देखें तो 90% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ गए, यानी इतना ज़्यादा वोट किया कि उससे ज़्यादा वोट कभी शायद तभी मिला होगा जब मुस्लिम लीग को मिला होगा, वरना 90% वोटर एक मुश्त किसी पार्टी को मुसलमान कभी इस तरह से नहीं जाता। हालांकि मुस्लिम वोट हमेशा एम ब्लॉक वोट करता है, यानी एक साथ बहुत सारे ब्लॉक में वोट करता है। ये लगातार चुनाव का पैटर्न समझ में आता है। लेकिन ओवैसी की राजनीति, अगर वो यूपी में कोई लाइन नहीं बना सकते, सिल्वर लाइन नहीं बनाते, लोग तो कहते हैं कि चुनाव इसलिए भी लड़े जाते हैं कि अपनी जगह अपना झंडा डंडा खड़ा किया जाए, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। ओवैसी ने लगातार चुनाव लड़ा। अभय जी, ओवैसी का अगर आप राजनीतिक तौर पर आंकड़ों से देखना चाहें तो उसको कैसे देखते हैं? क्या ओवैसी वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में चर्चा की ज़रूरत नहीं है, या ओवैसी एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम अखिलेश यादव के लिए एक परेशानी का बायस हो सकते हैं, भले ही अभी नहीं हो तो कल होंगे? क्योंकि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, कल जिस तरह उन्होंने कहा कि इन अंधेरों का इंशाअल्लाह, इन अंधेरों को नूर, हाँ, इन अंधेरों को चीर के नूर बाहर आएगा, फिरौन नहीं रहा तो मूसा आएगा, तो फिरौन आया है तो मूसा आएगा, इस तरह से उन्होंने कल एक लाइन कही। ये लाइन उनका इशारा था। अब मैं समझना चाह रहा हूं कि इसको राजनीतिक तौर पर आंकड़ों में कैसे देखते हैं आप? देखिए पुनीर साहब, उन्होंने कई एक बार कहा कि देखिए लोगों ने मुझे लैला बना दिया है, राजनीति का लैला मुझे बना दिया है। बार बार बोलते आए हैं, उनका एक लोकोक्ति हो गया है कि मुझे तो सबने लैला बना दिया। खैर, ये तो उनकी बात हो गई। देखिए, वो एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत और अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बिहार से जोड़ करके देखता हूँ, बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किशनगंज से अपने कैंडिडेट को पुट किया। उनका कैंडिडेट लगभग 3 लाख वोट ला करके तीसरे नंबर पर आ। 3 लाख वोट ला करके जीतने वाले सीट का अंतर 60,000 का था, लेकिन दूसरे और तीसरे पायदान में मुश्किल से 10-15 हजार का अंतर। तो इन्होंने अपनी उपस्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में दर्ज की और 2020 के असेंबली पोल में 5 सीटें जीती। तो वही स्थिति वो करना चाह रहे हैं, वो अपनी उपस्थिति अभी दर्ज कराना चाह रहे हैं। मेरठ में जो चुनाव हुआ, मेयर वाले चुनाव से उन्होंने उपस्थिति दर्ज की और उनका प्रयास है कि लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जो आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, उस समय बिहार में जैसे उन्होंने दस्तक दिया था कि 5 विधानसभा की सीटें जीती और सरकार का स्वरूप बदलने में उन्होंने ये किया था कि सरकार जो आज चल रही है उसमें उनकी भी एक भूमिका है, स्पष्ट मैंने क्लियर मैंने डायरेक्ट रही है, डायरेक्ट ही सही। तो उसी तरह उनका प्रयास है कि हम 2000 अभी के लोकसभा चुनाव में वहां उपस्थिति दर्ज करें और इसको बरकरार रख करके जब अगला विधानसभा लेकिन वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव तो, लेकिन चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार ही नहीं रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं समझा मैं। देखिए, ऐसा है कि अगर गठबंधन चुनाव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाला समय देखिए, वो थोड़ा सा अपने इस तरह का उपस्थिति दर्ज करेंगे, कैंडिडेट के तौर पर भी आ सकते हैं। और जहां तक आपने बात की, तो देखिए कैसे इनका असर पड़ेगा, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, भारत एक एफपीटीपी जो वोटिंग सिस्टम भारत में फॉलो किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, उसमें एक वोट चुनाव जिताने हराने के लिए काफी है। भारत के इतिहास में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि एक वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम आया है, एक वोट के अंतर से। यद्यपि वो तीनों चुनाव विधानसभा के चुनाव थे, तो एक वोट से नाथ द्वारा सीट है राजस्थान में 62,216 सीट, 62,216, 62,215 वोट आया था जीतने हारने वाले को। धर सीट है मध्य प्रदेश में, वहां 50,509, 50,510 वोट का हुआ था, एक वोट के अंदर से आया था। और कर्नाटक में एक सीट है सेथरपल्ली, वहां पर 40,751, 40,752। तो कम से कम 3 बार एक वोट के अंदर से चुनाव का परिणाम आया है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, एक एक वोट जहां काउंट करता है वहां पर वैसे साहब बिल्कुल काउंट करेंगे। लोकसभा की बात करें तो भारत में
मैंने जो स्टडी किया उसमें सबसे कम वोट से 9 वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम आया लोकसभा चुनाव में। 9 वोट से वो 1998 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में राजमहल लोकसभा की सीट है, वहां आनंद पर संस्था जीते बीजेपी थे। के जी सोम मरांडी को 1,98,889 वोट आया और थॉमस हंसदा जी जो बने नेता थे उनको 9 वोट कम आया। तो एक एक वोट काउंट करता है वहां पर। अगर वो मतलब कैंडिडेट लेकर के या कैंडिडेट को सपोर्ट करने के हिसाब से आ रहे हैं तो बिल्कुल असर पड़ेगा। हाँ, किसकी परेशानी ज्यादा होगी, किसको सुविधा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और ऊपर से जैसे आपने शुरू में कहा या शुरू में ऐसा कहा जाता है चुनाव में कि पहला चुनाव हराने के लिए, फिर हारने के लिए, फिर चुनाव जीतने के लिए किया नहीं, लेकिन जाता है। उत्तर प्रदेश तो में कहीं आंकड़ों में अगर आप दिखाना चाहें कुछ आप उसकी, अगर हम उसको देखें कि कितना उनको विधानसभा में कितनी सीटों पर लड़े, क्या लड़े, तो किस तरह से उसको करेंगे? क्योंकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वो तो फर्स्ट फेज में भी है। फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश की जो सीटें दिखाई दे रही हैं, सहारनपुर से लेके कैराना, बिजनौर, ये पीलीभीत, इन तमाम में, रामपुर, मुरादाबाद, इन सब में मुस्लिम वोट, बल्कि मुरादाबाद रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर है, 52% भी है। तो उन सब में अगर वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तर प्रदेश से अपने आप को एक ऐसे उसमें गायब कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी है उस प्रदेश में, वहां से वो इस तरह से मैदान छोड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब है? और फिर वो किसी के पीछे से आके पल्लवी पटेल की भूमिका में पीछे आके, क्योंकि अगर वो समर्थन भी करेंगे पल्लवी पटेल का तो कैंडिडेट उनके नहीं होंगे, उस समर्थन का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि देखिए वो अगर वो कैंडिडेट जैसे कि खड़ा अंत तक नहीं करते, मेरा मानना है कि वो अंत में कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अगर नहीं करते मतलब वोट कटवा का टैग से बचना चाह रहे हैं, मतलब कि उनकी यूपी में एक लंबी प्लानिंग है, भैया विधानसभा चुनाव में आकर के बड़े पैमाने पर हम फाइट करें। तो कहीं ना कहीं अगर वो कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे, मतलब कि उनका ये प्लानिंग है कि भैया आपको चुनाव के बाद आपको ये ना कहे कि देखिए आपके कारण चुनाव जीत गया और अभी का टैग लग गया वोट कटवा का, तो विधानसभा में फिर उससे निजात पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहां तक आपने आंकड़ों की बात कही, तो पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ आपके स्टेट में उत्तर प्रदेश में, वहां पर 95 सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। 4,50,000 से ज्यादा, 4,52,000 के आसपास उनको वोट आया था। ऑन एंड एवरेज 4,500 वोट, ऑन एंड एवरेज हर सीट पर उनको 4,500 वोट आया। सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। कांग्रेस पार्टी से 58 सीटों पर ज्यादा वोट में थे, ये भी इनकी भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन 95 सीटों पर जो ऐसे सामने कैंडिडेट खड़े किए, उसमें 95 सीट में 58 सीट पर मतलब वो कांग्रेस से आगे थे। तो कहीं ना कहीं इनका अगर हम देखें तो अगर हम 4,500 वोट मान लें कि हर विधानसभा जितने पर लड़ते हैं 4,500 वोट लाते हैं, तो यह एक बिग पोटेंशियल है चुनाव को जिताने और हराने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा असर आएगा। अब इसका फायदा किसको मिलेगा, घाटा किसको होगा, वो तो हम सब समझ ही रहे हैं। लेकिन किसी कहीं ना कहीं एक खेमे के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब लेकर के आने वाले हैं। जी, मैं अविनाश, क्या ये कह सकते हैं हम लोग इस वक्त, जैसे तमाम नेता जो है इस वक्त पहुंच रहे हैं मुख्तार अंसारी के पास, विपक्ष, चूंकि बीजेपी को तो वहां जाने का इसलिए नहीं है क्योंकि हालांकि बीजेपी के सहयोगी वह पहुंचे हैं वहां, सुभाषपा में ओम प्रकाश राजभर ने, इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री योगी जो है कतई पसंद नहीं करते हैं मुख्तार अंसारी के चाहने वालों को भी और मुख्तार अंसारी के सहयोगियों को भी। ऐसे में इतना बड़ा हौसला करके सुभाषपा ने, बाकायदा ओम प्रकाश राजभर ने कहा भी है, उनको मसीहा बता दिया, और दूसरी पार्टियों के लोग तो पहुंच ही रहे हैं। और वो जिस तरह से, मैं उस शेर को जो उन्होंने पढ़ा लिखा था, वो लिखा था, इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। हालांकि एक और बात है, वो इशारों में बहुत बात करते हैं ओवैसी, और उनमें मुस्लिम जो उनकी मिथक है उन सब का बहुत ही इस्तेमाल करके अपने समर्थकों तक बात पहुंचाते हैं। आपको लग रहा है कि मुख्तार अंसारी जो इतने लंबे समय बाद तक जिसका राजनीतिक कैरियर जीत जरूर रहा था लेकिन जेल के अंदर था, और मरा हुआ मुख्तार भले ही गोली नहीं चला सकता लेकिन वोट ला सकता है, क्या ये यही कारण है कि इस समय तमाम पार्टियां उनके दरवाजे जा रही हैं, फाटक पहुंच रही हैं? धीरेन्द्र जी, जो पहले आपका पहला सवाल था ओम प्रकाश राजभर को लेकर, तो पहले उस सवाल पर आता हूं। दरअसल
ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी के जो रिश्ते हैं पूर्वांचल के अधिकतर लोग जानते हैं, खासतौर पर उस बेल्ट के जो लोग मऊ के रहने वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ या बलिया, क्योंकि पहले कहा जाता था कि कुछ बिजनेस टर्म्स भी हुआ करते थे मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में। हालांकि आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर बांदा जेल मिलने भी गए थे मुख्तार अंसारी से। जब ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी की चेकिंग की गई थी तो उस वक्त बिफर पड़े थे। तो चूंकि वो पुराना रिश्ता होने के नाते, एक पुराने सहयोगी होने के नाते वहाँ पर गए थे। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि वो सरकार का हिस्सा है, और न सिर्फ हिस्सा है बल्कि सरकार में मजबूत एक पद पर बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। जहाँ तक सवाल असदुद्दीन ओवैसी का है, तो चूंकि देखिए मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो जिस दिन दफनाया गया मुख्तार अंसारी को धीरेन्द्र जी, चूंकि हम लोग थे वहाँ पर, और देखिए भले ही वो एक कम्युनिटी के लोग थे, जो वहाँ पर आपने भीड़ देखी, जो तादाद देखी, तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोगों की भीड़ थी। और वो भीड़ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों से नहीं आई थी, बल्कि वो जो मोहम्मदाबाद का पूरा बेल्ट है, खासतौर पर अगर हम मुख्तार अंसारी के गांव की बात करें या जो थोड़े से आसपास गांव के लोग थे, तो एक खास समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो या फिर आजमगढ़ हो और बनारस, आपको याद होगा कि बनारस से एक बार जब मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ा तो, और मुरली मनोहर जोशी सामने थे मैदान में, लोकसभा का चुनाव था, सिर्फ 18 या 19 हज़ार वोटों से मुख्तार अंसारी को चुनाव हारा था बनारस में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक खास वर्ग है इन 3-4 जिलों में, वहाँ पर मुख्तार अंसारी का खास प्रभाव हमेशा से देखा जाता रहा है। और न सिर्फ मुख्तार अंसारी, भले चाहे हम अफजाल की बात करें या फिर सिबकतुल्ला अंसारी की बात करें, तो अंसारी फैमिली का खास प्रभाव उन जिलों में है, एक खास समुदाय में। और जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल के ये जो 4 से 5 जिले हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उन ज़िलों से पूरे पूर्वांचल में एक नैरेटिव सेट होता है। आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, घोसी हो, बनारस हो, तो यहाँ से जो मैसेज आता है वो डिलीवर होता है। ये मान के चलिए कि आपको सुल्तानपुर तक उस मैसेज का असर होता है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुस्लिम वोटों को लेकर खींचतान इस वक्त चरम पर है, और इससे भी ज़्यादा आगे कह सकते हैं कि ये पहुंचने वाली है, क्योंकि ठीक ठाक आबादी है। हालांकि पश्चिमी यूपी के मुकाबले कह सकते हैं कि वो जो वोट बैंक है पूर्वांचल में थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन कई सीटों पर, जैसे आजमगढ़ सीट की बात कर लें, आजमगढ़ सीट पर 2 ऐसे समुदाय हैं, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें या फिर जो हिंदू समुदाय में यादव वोट बैंक की बात करें, तो ये काफ़ी प्रभावी और सबसे मजबूत फैक्टर माना जाता है चुनाव हारने और जीतने के लिए। वैसे ही अगर आप गाजीपुर की बात कर लें, गाजीपुर में भी मुसलमान कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जैसे मोहम्मदाबाद की बात आप कर लीजिए, जमनिया विधानसभा की बात कर लीजिए, गाजीपुर सदर की बात कर लीजिए, हाँ जखनिया में थोड़ा सा ये वोट बैंक कम है। 10 में से ये 10 वोट बैंक काफी प्रभाव रखता है। 10 में से 9 या 10 में से 10 विधानसभा की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी आपने सही कहा, आजमगढ़ की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी आजमगढ़ में। हालांकि अगर पिछली बार की बात करें तो चूंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था 2017 में, लेकिन 2022 के चुनाव में चूंकि देखिए उसके साथ कुछ और भी, जैसे हम ओम प्रकाश राजभर के फैक्टर की बात कर लें, चूंकि वहां पर राजभर वोट भी कई विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक माना जाता है, तो 10 सीटें बीजेपी हार गई थी, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक पर मुख्तार अंसारी का खास प्रभाव था इन जिलों में। हालांकि समय समय पर वो वोट जो थे वो डाइवर्ट होते रहते थे कई राजनीतिक कारणों से, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ, कभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ। हालांकि कांग्रेस का एक जमाना दूसरा था। तो अब दूसरे जो दल हैं, खासतौर पर अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, तो एक इनको आशा है कि हो सकता है कि हमारे वहाँ जाने से, या फिर अगर हम मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें तो शायद एक सिंपैथी के सहारे हम उस वोट बैंक को अपनी तरफ थोड़ा सा लाने में सक्षम हो सके। हालांकि ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए अब जी विजय जी, मैं आप ही के पास एक चीज़ के साथ आ रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में ये तो समझ में आया, ठीक है, आपने भी कहा कि उसका कोई बहुत आधार नहीं है। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि 58 सीटों पर, अगर आप 95 सीटों में से 58 सीटों पर कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाते हैं, भले ही वो संख्या कुछ भी हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात तो बताती है कि यूपी की विधानसभाओं में आप कम से कम कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। परसेप्शन आपका उस तरह का भले ही नहीं हो, लेकिन आंकड़े तो अपनी बात बोलते हैं। एक बात जो समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, इतनी ताकत के साथ रैली की, भीड़ बुलाई, तमाम लोग आए। अब वो कल उत्तराखंड भी पहुंच जाएंगे,
लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की कोई रैली उस तरह से आपने देखी है क्या? कल वो इंडी गठबंधन की एक रैली में संडे को दिखाई तो दिए, उसके बाद एक जीती हुई सीट, मतलब अगर पिछली बार उन्होंने जीती थी, इस बार तो रिजल्ट आता तभी बताते, लेकिन हम लोग अगर उसी हाल को देखें जिस समय चुनाव हो रहा है उस दिन का हिसाब लगाएं तो अभी के समय में मुरादाबाद सीट वो एक तरह से जीते हुए कैंडिडेट को हटाकर उन्होंने रुचि वीरा को दिया। ये अलग बात है भाई, कोई कह रहा है कि वो आजम को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसी आजम को जिसकी ताकत रामपुर में जिताने की हो या ना हो, हराने की तो मानी जा सकती है आज की डेट में भी, जबकि वो जेल में है, उनका बेटा जेल में है। तो ऐसे में वहां उन्होंने उनके मुखालिफ उतार दिया जिसको वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये आखिर उनकी रणनीति है क्या? 14 सीटों पर अभी उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं दिए हैं। बाकी आपको क्या लग रहा? मैं अखिलेश की रणनीति के बारे में समझना चाह रहा हूं कि आपने इतने वरिष्ठ हैं, वहां लखनऊ में बैठते हैं, कई बार उनकी बातें उनके साथ होती हैं आपकी, ये रणनीति क्या है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा और बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे? आखिर वो किस दांव का इंतजार कर रहे हैं? उनके पास वो कौन सा जो उनके खास तौर से मुलायम सिंह यादव बताया करते थे उनके पिताजी की, उस दांव से वो जो है धोबी या कौन सा जो दांव लगाते थे वो, तो वो बताएंगे कि आप इनके पास वो कौन सा दांव है कि जो हमको दिख तो नहीं रहा है लेकिन ये लगा जरूर रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, उत्तर प्रदेश में जो या देश का जो चुनाव चल रहा है, यूपी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि 80 सीटें हैं। तो पहले तो आपने जो पीएम की रैली का जिक्र किया उस पर मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि जो मेरठ में चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान सभा थी, उसमें जनता की बातें की गई, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें और होंगी, अगर सरकार बनेगी या सरकार हमारी बनी रही है तो अगले 100 दिन में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट के लिए और पब्लिक के लिए बात। दूसरी तरफ जो जमावड़ा दिल्ली में हुआ, वो जनता से कह रहा था कि आप मेरे साथ मेरी मदद करिए, हम परेशान हैं, हम अब जेल जा रहे हैं, हमारी जांच हो रही है, हमने ये गड़बड़ की है, हमने वो गड़बड़ की है, और मोदी पे अटैक। यानी जनता के लिए कोई मैसेज दिल्ली के इंडिया के सबसे बड़े जो उनका जमावड़ा था, वहां से पब्लिक के लिए कोई बात नहीं निकल के आई। जो निकल के आई कि पब्लिक उनको मदद करे, पब्लिक उनके साथ खड़ी हो ताकि वो मोदी से लड़ सके, और मोदी बहुत खराब आदमी है। तो जनता का कोई कार्यक्रम तो था नहीं। विपक्ष अभी भी उत्तर प्रदेश में भाजपा पे अटैक कर रहा है, भाजपा के कामों को अटैक कर रहा है, लेकिन वो क्या करना चाहता है वो नहीं बताता, बल्कि वो ये कहता है कि आप हमारी मदद करिए। तो पब्लिक क्या नेताओं की मदद के लिए बनी है या नेता पब्लिक को आगे ले जाने के लिए बने हैं? तो पूरा जो डेमोक्रेसी में जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है कि नेता जो है वो पब्लिक को दिशा दिखाएगा या नेता पब्लिक के साथ लेकर वो चुनाव जीतेगा। यहाँ तो उल्टा कर रहे हैं विपक्ष के लोग, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ खड़े होइए। दूसरी बात, राहुल गांधी का आप बयान देखिए 17 मार्च को, जब उन्होंने अपनी न्याय यात्रा खत्म की मुंबई में, उन्होंने कहा कि भाजपा की हिम्मत नहीं कि वो संविधान बदल सकते हैं। कल दिल्ली में कह दिया कि नहीं, ये तो संविधान बदलने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत विरोधाभास है। तेजस्वी के बयान देखिए, उसमें विरोधाभास है। एक लाइन में कुछ कहते हैं कि ऐसा होने जा, दूसरी लाइन कहते हैं हम इनको हरा ही देंगे। तो जब आप हरा देंगे तो फिर आपके लिए कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। तो जो पैरामीटर हैं एनडीए के और इंडिया के, दोनों बहुत अलग हैं। एक जनता के लिए कह रहा हम काम करेंगे, दूसरा कह रहा है जनता हमें मदद करे, हम परेशान हैं, हमें आपका नेतृत्व चाहिए या हमको आप हमारे साथ खड़े होइए। तो दूसरा ये लेके जा रहा है। अब आ जाइए आप उत्तर प्रदेश में। यूपी में मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को उतारने पीछे उनके दिमाग में एक लॉजिक है कि माइनॉरिटी तुम्हारे साथ है, अगर वैश्य समुदाय के वोटों में हम सेंध लगा लेंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए एसटी हसन के बजाय, क्योंकि एसटी हसन अब एक पैटर्न बन गया है, हिंदू तो मुस्लिम को वोट दे देता है, मुसलमान हिंदू को नहीं देता, लेकिन जो अपोजिशन है वो एक नया प्रयोग कर रहा है। सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, कई ऐसी मुस्लिम बाहुल सीटें हैं जहां उन्होंने गैर मुस्लिम को टिकट दिया है। उसमें मुरादाबाद सीट में चूंकि चेंज किया है इसलिए चर्चा ज्यादा है। तो वो रुचि वीरा के साथ वही देख रहे हैं जो कुंवर सर्वेश सिंह हैं, वो पिछली बार करीब 98,000 वोटों से हारे। तो रुचि वीरा अगर आ जाएंगी तो कुछ हिंदू वोट भी कट जाएंगे
और सपा या अलायंस के जो उनके कांग्रेस और सपा के जो अलायंस के वोट हैं, वो वोट तो उनको मिलेंगे ही। जो सेकुलरिस्ट हैं, जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ वाले लोग, बहुसंख्यक समाज के भी हैं, तो उनके वोटों को और प्लस कुछ व्यवसायी समुदाय के वोट सिंपैथी में महिला होने के कारण या जीतने के समीकरण के हिसाब से अगर मिल जाएंगे तो जीतने की एक स्थिति बनने की संभावना वो देखते हैं। इसीलिए रुचि वीरा को उन्होंने वहां से उतार दिया। एसटी हसन पिछली बार चूंकि बीएसपी साथ थी, आरएलडी साथ थी, तब एसटी हसन जीत पाए थे, नहीं तो 14 में तो कुंवर सर्वे सिंह जीते थे मुरादाबाद से, भले ही वहां 41% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो वो एक समीकरण ये है। तो रामपुर में अब चूंकि रुचि वीरा आजम खां की पसंद की, आजम खां के समीकरण के हिसाब से आई थी, रामपुर में आजम खां के लोगों में एक असमंजस था, आपस में कोई तय होने की स्थिति नहीं थी। आसिम रजा पहले चुनाव जीत चुके थे, उनका हुनर सबके सामने था। ये जो मोहिबुल्लाह साहब आए हैं, नदवी साहब, ये बताया जा रहा है तुर्क बिरादरी के हैं और तुर्क की संख्या काफी अच्छी खासी है। और एक लीडर, तुर्क लीडर शफीकुर रहमान बर्ग का इंतकाल हो गया, जो संभल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, अब उनका पोता वहां से कैंडिडेट हुआ है। लेकिन ये दूसरे तुर्क को, यहाँ भी तुर्क समुदाय की काफी अच्छी आबादी है, और अगर ये एकजुट होते हैं तो इनको फायदा होने की उम्मीद है। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रेशर में अखिलेश ने उतार दिया। अखिलेश ने गणित भी देखी है और उन्होंने कोशिश की है कि उनके कैंडिडेट को ज्यादा वोट आए, चुनाव जीतने की स्थिति बन सके। तो एकदम से खारिज करना ठीक नहीं है, बल्कि इसमें तो बीजेपी को अलर्ट होना चाहिए कि नए समीकरण के हिसाब से वो किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो पश्चिमी आप उत्तर देख रहे प्रदेश हैं में कि अभी तक उनकी रैलियां नहीं हुई, उनकी तैयारियां नहीं हुई, तो आपको लग रहा है विजय जी कि वो एक सेट पैटर्न पर है, मतलब आपको लगता है कि वो तैयारियों के साथ है? नहीं, वो तैयारियां उनकी नहीं है अंदर से, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश बहुत देर से निकले, शुरू में निकले थे, बाद में बहुत देर से निकले। अब एक दिक्कत बहुत बड़ी है समाजवादी पार्टी के साथ कि जब अखिलेश निकलते हैं तो उनका कार्यकर्ता इतना जोश में भर जाता है कि वो कुछ ऐसा कर जाएगा कि उससे बीजेपी को फायदा होने लगता है। एक मैसेज जाने लगता है कि अरे अखिलेश की रैली में बहुत माइनॉरिटी आ रही है। तो इस तरीके के कई समस्याएं हैं उनके सामने। दूसरा, उनका कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ये भी एक खतरा रहता है। तो इसलिए वो कम निकलने की, वो विधानसभा चुनाव में भी उस तरह से नहीं निकले जैसा उसके पहले के चुनाव में, 2012 के चुनाव में या 2017 के चुनाव में उन्होंने किया था। लेकिन 22 में बहुत ही कम उनकी सभाएं हुई, बहुत कम उनके दौरे हुए थे। चूंकि जो विरोध का वोट है बीजेपी के, विपक्ष की सारी जो लड़ाई है, जो रणनीति है, बीजेपी के खिलाफ के वोट चूंकि ऑटोमेटिक उनको मिल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, तो वो उसी पे निर्भर है। ठीक है, मैं अभय जी के पास जाता हूं। अभय जी, देखिए, इस तरह तो मुझे लगता है कि लोग जीत के समीकरण में कहीं विपक्ष नहीं दिखाई देता, अगर वो सिर्फ ये मानता है, क्योंकि अगर वो निकलते हैं, ये बड़ी डायलेमा है, ये बड़ा असमंजस हो जाएगा किसी नेता के लिए। निकलेगा बाहर तो उसके समर्थक बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाएगा और उसमें वो और वोटों का नुकसान कर देंगे। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो वो जो बाकी वोट आने हैं वो तो आने ही नहीं है। ये स्ट्रेटजी आपको लगता है कि कोई काम करती है? और आपको क्या लग रहा है कि जो इस समय विपक्ष की जो लड़ाई है, अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें या देश के भी परिप्रेक्ष्य में देखें, आपको लग रहा है कि वो उस पार्टी को हराने या उसके साथ टकराने की कोई उम्मीद में है, जिससे कोई पार्टी जो पूरी तरह सोशल इन्फ्लुएंसर से बात कर रही है? यानी अगर सोशल इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो 10 से 20 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाले यूट्यूबर्स के साथ उनके साथ बैठ के उनसे संवाद करके आगे भेज रही है एक पार्टी। दूसरी तरफ पार्टियां अभी यही तय नहीं कर पा रही कि हमको किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, ए लगाना है कि एम लगाना है। तो आपको लग रहा है कि एक जीत का गणित बनाता है? देखिए पुडीर साहब, ऐसा है कि अगर हम बात करें आप उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश से बाहर की भी, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर देखने से ऐसा लग रहा है कि हर एक पार्टी अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। जैसे अगला विधानसभा या अगला लोकसभा की तैयारी कर रही है। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप जो है, वो शिवसेना, ये असल शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना ने क्या किया कि एकाएक अपना निगोशिएट करता रहा, अपने से कैंडिडेट की घोषणा कर दिया बिना किसी एलआई से किए हुए। ममता बनर्जी ने क्या किया, बात करती रही, 42 कैंडिडेट की घोषणा कर दी।
बिहार में अगर आप आकर के देखिए तो पता ही नहीं चल रहा है। अब तो खैर हो गया, लेकिन इतना लेट से हुआ कि जिसका असर थोड़ा सा दिखा है कि भाई आप पहले आते तो ज्यादा मजबूत दिखते, अब आपको मजबूत दिखने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि देखिए सभी दलों का, बहुत सारे दलों का, विपक्ष के बहुत सारे दल है जो कि अपना आने वाला चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव की तो वो लोग तैयारी ही नहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि वो लोग नित्य मीटिंग किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। अब इलेक्शन का सब कुछ हो गया तो अब जाकर के लोग सीट फाइनल करना शुरू किया है। तो इससे तो मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि भैया अभी इसका कोई, वो लोग मान के चल रहे हैं कि 2024 से मेरे लिए कोई स्पेस बचा नहीं है, हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, कि हम लोग ने बहुत देर कर चुके हैं, तो चलो एक अपने टोकन परचेस देते रहे, प्रोसेस का हिस्सा बनते रहे और आगे का चुनाव आएगा उसको देखेंगे। अब हम थोड़ा सा, अब पिछले बार हम थोड़ा AIM-IM पर बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए AIM-IM जो है वह 1984 से AIM-IM के नाम से चुनाव लड़ना शुरू, और पिछले जो है 2009 तक एक एक सीट पर ही चुनाव लड़ती रही। हैदराबाद से बाहर चुनाव फाइट किया ही नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो 5 सीट पर लड़े और 2019 में 3 सीट पर लड़े, एक हैदराबाद, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र का और एक बिहार का किशनगंज। लेकिन 2009 तक आप देखें तो ये जो ओवैसी साहब का पॉलिटिक्स अलग प्रकार का था, उनका था कि भैया फिक्स वे में काम करेंगे, इतना काम करना है। लेकिन उसके बाद 14 के बाद और अभी के इलेक्शन में बिहार में आकर के 10-12 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। आपके स्टेट में अलग ग्रुप उन्होंने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में पहले 1 कैंडिडेट खड़ा किए थे, इस बार और 4-5 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो ओवैसी साहब का क्या मिजाज है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या किसी को मदद कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, या कहीं जाकर के अपना पाव मतलब फैलाना चाह रहे हैं कि लोग हमको रिकॉग्नाइज करें और हमको आने वाले चुनाव में सीट मिले, या अपने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाना चाह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं तो वही बताएंगे, उसका तो मतलब हम लोग बता नहीं सकते। अंत में मैं एक बात और बोलूंगा कि अभी तक इस इलेक्शन के पहले या ये तक कि भारत में जो मुस्लिम डोमिनेटेड या मुस्लिम स्पेसिफिक पार्टी है, मुझे कहने में थोड़ा सा एक गुरेज हो रहा है लेकिन मुझे बोलना मजबूरी है, जैसे IUML है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला की पार्टी है, तो केरला की 2 सीट पर लड़ती है और 1 सीट रामनाथपुरम तमिलनाडु में लड़ रही है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है तो आसाम में कन्फाइन करके रखे हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है तो कश्मीर से बाहर नहीं निकलते हैं। आपके यहाँ की एक 30 पार्टी हुआ करती थी, अब तो पार्टी भी नहीं रही, तो वो भी अपने आप को एक कन्फाइन करके। लेकिन अभी तक सभी दलों का एक लिखित एक था कि भैया AIUDF के क्षेत्र में AIM-IM नहीं जाएगा, AIM-IM IUML में नहीं जाएगा, वो इनके यहाँ नहीं आएगा। एक प्रकार का अघोषित, एक प्रकार का इन लोग के पास एक ये था, मतलब एक समझौता था। लेकिन हमको ये लग रहा है कि इस बार या अब ओवैसी साहब अपने आप को एक दूसरे रूप में और मतलब एक ऐसे रूप में लेकर के आना चाह रहे हैं कि अपने आप को महसूस उनको पूरे देश का लोग रिकॉग्नाइज करें और उनकी पॉलिटिकल क्षमता बढ़े। कांग्रेस का वोट घट रहा है तो उनके तरफ आवे, समाजवादी का अगर घटना हो तो उनके तरफ आवे। तो इस तरह वो अपना पॉलिटिक्स बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां तक मेरी समझ आ रही है। देखिए, आज के चुनाव में तो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो भले ही विपक्ष जो है इस बात की उम्मीद पर हो कि जो मोदी के विरोध में है या जो उनके परंपरागत यानी जातिगत प्लस मुस्लिम वोट हैं वो उनको जीत की हद तक ले जाएंगे, लेकिन कम से कम बीजेपी का रिकॉर्ड अभी ये कह रहा है कि वो जातीय सीमाओं से पार होके अपने लिए वोटिंग की संभावनाएं तलाश कर रही हैं और उन्होंने कई जातीय समीकरणों को तोड़कर जीत हासिल की और उसके लिए दिन रात रणनीति और मेहनत दोनों इस समय दिख रही है। आपके पास जो विपक्ष दिख रहा है वो सिर्फ इस उम्मीद पर बैठा है जिस पर कभी कांग्रेस के दिमाग में रहता था कि जब लोग थक जाएंगे तो मेरे पास आएंगे। कुछ इसी उम्मीद में हम इस वक्त तो विपक्ष को ही देख रहे हैं। और क्योंकि भले ही कुछ लोग उसमें बीजेपी की उसको समाजवादी पार्टी की राजनीति और उसको समझने की कोशिश करें, लेकिन आज की डेट में कम से कम ना रैलियां हैं ना उस गठबंधन को लेकर कोई, दोनों जो नेता हैं अखिलेश और राहुल, उनका यूपी में कहीं योजनाओं का, कहीं रैलियों की योजनाओं का कोई वो सामने आया है ब्लूप्रिंट। और अभी तो इस बात पर भी तय नहीं हुआ कि बरेली और अमेठी और रायबरेली में कौन होगा। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी तो छोड़िए, खुद इन पार्टियों के समर्थक भी ये समझना चाह रहे होंगे कि अखिलेश जी, ओवैसी जी, आपका गेम प्लान क्या है। आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर किसी और सब्जेक्ट पर इसी जगह पर मुलाकात होगी। नमस्कार।